हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त। और अर्थमेटिक जो है वो आकाश सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या लाजवाब पढ़ा रहे हैं बच्चे, काबिले तारीफ। मतलब मैं क्लास भी देखता हूँ बहुत बार, तो लगता है कि मतलब बहुत ज़बरदस्त वो आप लोगों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन की बात हो, चाहे वो यूट्यूब की बात हो। मेरे भाई, आप लोगों ने धमाल मचाया हुआ था कि एडवांस मैथ कब चलेगा, कब चलेगा, कब चलेगा। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोगों के चल रहे थे। मुझे ऐसा लगता है उन सब्जेक्ट को अगर आप लोगों ने साथ के साथ कवर कर लिया होता तो बहुत टाइम मिलता आप लोगों को एडवांस मैथ को कवर करने के लिए। और जब आप लोगों से नहीं रुका गया तो फिर मैंने इतने सारे कमेंट्स देखने के बाद, इतने सारे मतलब आकाश सर मुझसे अलग पूछ रहे हैं, सर कब लेके आओगे? बच्चे अब गाली देना स्टार्ट कर दिए हैं, उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो फिर मुझे लगा कि अब जो है वो क्लास लेनी चाहिए मेरे भाई। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडवांस मैथ। अगर पिछले कुछ टाइम में आप लोग देखोगे तो एडवांस मैथ का वेटेज जो है वो बढ़ा है। यानी अगर मैं बात करूं तो पहले अर्थमेटिक 60% में होता था और एडवांस मैथ 40% में होता था। लेकिन अब कुछ पेपर्स को अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग बराबर चीजें आपकी पूछी जा रही हैं। इवन कुछ शिफ्टों में एडवांस का वेटेज जो रहा है वो ज्यादा रहा है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एडवांस का अच्छा खासा वेटेज था। हम बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को करेंगे। मुझे बहुत कुछ बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है, बहुत टाइम से आप लोग चीज़ें मतलब जानते भी हैं और एडवांस मैथ बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। मेरे सामने थोड़ी सी समस्याएं आएंगी क्योंकि यहाँ वो बच्चा भी मौजूद होगा जो एडवांस पहली बार पढ़ रहा होगा और एडवांस को लेकर उसके मन में डर बैठाया हुआ है कि भाई साहब एडवांस नहीं होता, एडवांस तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एडवांस वो चीज है मेरे प्यारे दोस्त जो अर्थमेटिक से भी आसान चीजों को बना देगी। एडवांस में समय कम लगेगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो समय कम लगेगा और चीजें बहुत जल्दी आप लोग सीख जाओगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। 3 क्लासेस जो हैं वो आपकी यूट्यूब पर होंगी। अभी भी कोई बच्चा छूट गया है कोर्स लेने से तो मेरे भाई अब वो कोर्स ले सकता है। 3 क्लास के बाद जो है ये क्लास एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस एडवांस मैथ का डर जो आपके अंदर बैठा हुआ है उसका नाम और निशान जो है हम लोग खत्म कर देंगे। उस डर का मेरे भाई हम नाम और निशान जो है वो खत्म कर देंगे। ठीक है? तैयार हैं? इस भरोसे को लास्ट तक क्या ऐसे ही बना के रखोगे? क्या लास्ट तक मेरे प्यारे दोस्त क्या आप ऐसे ही जुड़े रहोगे? एक बार थम्सअप करेंगे कि भैया एडवांस से डर लगता है लेकिन अब आपको देख के अब हम डरने वाले नहीं हैं और लास्ट तक हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। जिस दिन आकाश सर आपका कोर्स खत्म करेंगे मोस्ट प्रोबेबली उस दिन हम कोशिश करेंगे कि आपका एडवांस मैथ भी खत्म हो जाए। अर्थमेटिक के साथ साथ जो है वो आपका एडवांस मैथ भी खत्म हो जाए। ठीक है? रोज डेली जाके 10 मिनट आपको पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त, 15 मिनट चीजों को रिकॉल करना है जो क्लास में कराई गई है, क्योंकि याद रखने वाली चीजें बहुत हैं। और 10 15 20 मिनट में जब आप रिकॉल कर लोगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, काम खत्म। चीजों को क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे पर आपको 1 घंटा अलग से एडवांस को देना होगा। बस मैं आपसे उम्मीद करता हूं। हमारी बातें यहीं खत्म होती हैं। आज हमने इतनी बातें कर ली हैं, कल से हम बिल्कुल टाइम पे चीजों को स्टार्ट करेंगे और टाइम से चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले वी कवर एडवांस मैथ्स टॉपिक्स, यानी कि कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है? बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं कि हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो भाई मेंसुरेशन 2D से हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। क्षेत्रमिति से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बहुभुज यानी पॉलीगन पढ़ेंगे, मेंसुरेशन 3D पढ़ेंगे, टिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं,
एल्जेब्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो पोर्शन है ना भाई साहब, इनके लिए सबसे खतरनाक क्लास चलाने वाला हूं। ये जो पोर्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ये 4 चैप्टर्स की सबसे खतरनाक क्लास चलाने वाला हूं। मैं आपको टाइम बता दूंगा, या तो 15 तारीख से या 20 तारीख से यूट्यूब पर इन चारों चैप्टर्स की सबसे बेहतरीन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, और उसमें प्रैक्टिस भी आप लोगों को शानदार तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें कि आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा, तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन। अगर मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? मेंसुरेशन को हिंदी में मेरे प्यारे दोस्त क्षेत्रमिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्रमिति कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर यहां पे चीजें देखी जाए तो मेरे प्यारे दोस्त 3 चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। एक मेंसुरेशन 2D पढ़नी है, एक पॉलीगन पढ़ना है, एक मेंसुरेशन 3D पढ़नी है। अगर मेंसुरेशन 2D की बात करूं, इसका नाम 2D क्यों दिया गया? बेसिकली हमें इसके अंदर पढ़ना होता है, एरिया के बारे में पढ़ना होता है, एरिया के बारे में पढ़ना होता है, और पेरीमीटर के बारे में पढ़ना होता है। आप कहेंगे जी हिंदी में भी कुछ बताओ ना, तो हिंदी में भी सुनो ना। एरिया का मतलब हमें क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होगा। अगर मैं आपसे कहूं पेरीमीटर यानी परिमाप के बारे में हमें पढ़ना होगा। मामला क्या है ये क्षेत्रफल और परिमाप का, तो थोड़ा वेट करो, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। अभी तो बताया जा रहा है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, पॉलीगन यानी कि बहुभुज। जब 3 से ज्यादा भुजाओं के बारे में बात होगी तो उसे हम लोग पॉलीगन कहेंगे। बहुभुज के अंदर हम लोग उसे पढ़ने वाले हैं। और मेंसुरेशन 3D का मतलब होता है कि क्षेत्रमिति 3D। 3D मतलब होता है जब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात होगी। यानी 3D के अंदर हम लोग आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं, आयतन के बारे में, और हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी आप ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी। आगे अगर मैं थोड़ा सा बढ़ूं मेरे प्यारे साथी, ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को अरेंज करके लाया हूं। आराम से पढ़ाओ, हम लोग बेसिक स्टूडेंट है। बेसिक नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल बेसिक भी नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक भी नहीं है तो भी आराम से पढ़ाएंगे। 1 सेकंड का टाइम देंगे आप। आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते ना, कुछ भी नहीं जानते, तो ऐसे ही तो बच्चे चाहिए जो कुछ भी नहीं जानते। मजा आएगा मेरे प्यारे दोस्त। रहने दो, आज कॉलर ऐसे से ही पढ़ाएंगे, है ना, आज ऐसो से ही पढ़ाएंगे आज। ठीक है भाई, चलिए अब मेरी बात को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे दोस्त, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जिसे कहा जाता है क्षेत्रमिति, है ना, जिसे कहा जाता है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रमिति को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो 2D होता है जिसमें 2 डायमेंशन होती हैं, 2 विमाएं होती हैं। एक 3D होता है जिसमें 3 विमाएं होती हैं। और एक मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को पॉलीगन पढ़ना है, यानी कि बहुभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुभुज पढ़ना है, पॉलीगन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे ये कहूं कि 2D में क्या होता है, तो जब बात लंबाई और चौड़ाई की होगी तो वो 2D हो जाएगा। जब बात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की होगी वो मेरे प्यारे दोस्त 3D हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, 2D के अंदर आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो? तो 2D के अंदर हम सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। ट्राइंगल को खत्म होने के बाद जो है हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई। रेक्टेंगल को हिंदी में कहा जाता है आयत, के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें नोट्स बनाने हैं,
जो पहले पढ़े हुए हैं उन्हें बस केवल चीजें ऐड करनी है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़े हैं, नोट्स बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाने हैं, एक एक बात मेरी लिखनी है, उस कॉपी को बार बार रिकॉल करना है। यकीन मानना एक एक चीज दिमाग में सेट बैठेगी, एक एक चीज दिमाग में सेट बैठेगी। ठीक है, रेक्टेंगल पढ़ना है, आयत पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को पैरेललोग्राम पढ़ना है। पैरेललोग्राम पढ़ना है जिसे कहा जाता है मेरे भाई समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। समांतर चतुर्भुज जिसे बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। अगर मैं बात करूं तो इसे क्या बोला जाता है, समांतर चतुर्भुज इसे बोला जाता है मेरे भाई। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो इसके बाद हम लोगों को रोहम्बस पढ़ना है। रोहम्बस यानी कि समचतुर्भुज बोला जाता है जिसे, रोहम्बस यानी कि समचतुर्भुज जिसे बोला जाता है, ये पढ़ना है। अगर इसके बाद मैं बात करता हूं तो इसके बाद हम लोगों को ट्रेपेजियम पढ़ना है। भाई साहब गजब का, भाई साहब इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप ये कहोगे कि अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त एडवांस पढ़ना है तो उस बैच में चले जाओ, वहां धांसू तरीके से एडवांस पढ़ाया गया है ना। आपके मुंह से ये ना कहलवा दिया तो बता देना। ट्रेपेजियम हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो सर्किल हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर्किल के अंदर ही सेमी सर्किल वगैरह आ जाएंगे, सर्किल के अंदर ही सेक्टर वगैरह आ जाएंगे, वो सारी इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग एक इसी में टॉपिक पढ़ेंगे हेक्सागन। हेक्सागन होता है मेरे प्यारे दोस्त षटभुज, इसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे। वैसे तो ये पॉलीगन का टॉपिक है लेकिन इसी के अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे हेक्सागन। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो ये 2D के अंदर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसके अंदर क्या पढ़ाओगे जी, जब पढ़ाएंगे तब लिखेंगे। इसके अंदर क्या पढ़ाओगे जी, जब पढ़ाएंगे तब लिखेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मेंसुरेशन 2D स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो हम लोग बात करते हैं वो एरिया के बारे में बात करते हैं, और इसमें जो बात हम लोग करते हैं वो पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। अब एरिया क्या होता है, एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहा जाता है, और पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप या परिमिति बोला जाता है, परिमाप या परिमिति बोला जाता है। अब सवाल ये उठता है जी एरिया कहते किसको है और परिमाप कहते किसको है, हमें नहीं पता कुछ भी। हम तो बहुत नादान से बालक हैं, हम तो बिल्कुल एडवांस का ए भी हमने नहीं सुना है, तो हमें बिल्कुल जीरो से बताओ। तो सुनो बिल्कुल जीरो से, एरिया किसको कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, एक वो पकड़ाओ, नहीं ये यही पकड़ा दो, ये सामने जो रखा है ये, अरे ये पकड़ा दो जिस माउस के नीचे जो रखा है। मेरे प्यारे दोस्त आप इसे देखेंगे, ये एक सीट टाइप आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये सीट टाइप है ना। इसकी लेंथ आप लोगों के सामने है, इसकी ब्रेथ आप लोगों के सामने है, इसकी कोई हाइट नहीं है, यानी इसकी कोई मोटाई नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे बेटा ये 2D फिगर है। जिसमें केवल 2 डायमेंशन होती हैं उसे 2D फिगर कहा जाता है, उसे 2D के अंदर रखा जाता है। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका एरिया कौन सा होगा, तो इसकी बाउंड्री के अंदर का जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो मेरे प्यारे दोस्त ये एरिया कहलाएगा। बाउंड्री के अंदर के स्पेस को हम लोग एरिया कहते हैं। जैसे मान लो आपके सामने ये कोई फिगर है, ये एक रेक्टेंगल आपके सामने दिया हुआ है, और मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो ये जो बाउंड्री के अंदर का स्पेस है, ये वाला जो स्पेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मेरे प्यारे दोस्त क्या कहलाएगा, ये मेरा एरिया कहलाएगा। बाउंड्री के अंदर के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री के अंदर के स्पेस को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं बच्चे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया फिर पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो मेरे प्यारे भाई ये जो बाउंड्री आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को आप जोड़ दीजिए, सारी बाउंड्री को मिला के ये इसका पेरीमीटर होता है। दोनों चीजों में कंफ्यूजन क्लियर हुआ।
अगर एरिया की बात होगी तो बाउंड्री के अंदर के स्पेस को हम लोग जो है वो एरिया कहते हैं, और बाउंड्री को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरे प्यारे दोस्त पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि परिमाप हो जाएगा। इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए। इंट्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ रही है? इंट्रोडक्शन नाम नहीं पता है तो नाम है भाई साहब राहुल तेवतिया, है ना। और राहुल तेवतिया जब से ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया है तब से मैं इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। चैनल बोलना गलत है, तब से मैं इस परिवार का हिस्सा बना हुआ, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन काफ़ी है। बहुत सारे, अगर ग्रुप डी पहले को देखोगे तो सबसे पहले ग्रुप डी मैंने ही पढ़ाया था इस प्लेटफॉर्म पर। इस परिवार में सबसे पहले ग्रुप डी मैंने ही पढ़ाया था, ठीक है। तो टेंशन लेना मत, एनटीपीसी मैंने ही पढ़ाया था इस बार। रेलवे से पुराना नाता रहा है, रेलवे के बैच, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जरूर पहली बार दिख रहा हूं, लेकिन रेलवे से पुराना नाता रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, ठीक है। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है केवल। तो मैंने कहा बाउंड्री के अंदर के स्पेस को हम लोग एरिया कहते हैं और इस बाउंड्री को हम लोग परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बाउंड्री को हम लोग परिमाप कहते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई? तो आपने कहा जी दोनों बातें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे दोस्त अब समझिए चीजों को, आगे क्या होने वाला। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब ये ट्राइंगल का मसला क्या है। थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में समझाइए ना। ट्राइंगल भाई साहब क्या बवाल है। आज के बाद ये बवाल नहीं रहेगा। बस यहां से जाने के बाद 15 मिनट कॉपी को देने हैं और फिर आगे बढ़ जाना है मेरे भाई। हेडिंग बनाइए त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है बताइए फटाफट। त्रिभुज क्या होता है? गुरुजी 100 गज प्लॉट में आयत एरिया लगाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बताइए। नहीं, मेंस के अंदर भी नहीं जाएंगे मेंस के अंदर भी हम ही मौजूद रहेंगे, काहे दिक्कत लेते हो बच्चे मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे पूछ रहा हूं ट्राइंगल क्या होता है। मैं डेफिनेशन आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप कहेंगे जी हमारी बात सुनो बहुत ध्यान से, हमें नहीं पता कुछ भी, हमें तो बताओ कि ट्राइंगल होता क्या है। ट्राई मतलब होता है तीन, एंगल मतलब होता है कोण। एक ऐसी आकृति जिसके अंदर तीन कोण बने होते हैं, यानी कि ट्राइंगल एक ऐसी आकृति होती है जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है और वो बंद आकृति होती है। तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है, बंद आकृति होती है, यानी इस टाइप की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी टाइप की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल एक ऐसी आकृति होती है जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है और तीनों से बंद आकृति होती है, क्लोज्ड फिगर होती है। ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। मैंने मान लिया मेरे भाई ये ट्राइंगल की तीन भुजाएं हैं ABC, है ना। इसके अंदर के स्पेस को हम लोग एरिया कहते हैं। ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग परिमाप कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्राइंगल, ठीक है आपने ट्राइंगल की डेफिनेशन बता दी, ट्राइंगल जब भी वो मुझको तीन साइड देगा क्या हमेशा ट्राइंगल बन जाएगा? क्या हमेशा ट्राइंगल बन जाएगा मेरे भाई? मैंने आपके सामने कहा कि ये भुजा आप लोगों को दी गई है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। क्या ट्राइंगल बन पाएगा? आपने कहा जी तीन भुजा तो दी हुई है और तीन भुजाओं को मिला देंगे तो ट्राइंगल तो बन जाएगा। आपने कहा जी ट्राइंगल बन जाएगा। नहीं, यहां से ट्राइंगल नहीं बनेगा। फिर ट्राइंगल बनने की कंडीशन क्या है? तो ट्राइंगल बनने की कंडीशन ये होती है कि अगर आप दो साइड का सम करोगे तो वो हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इन दो साइड का सम कर दिया, मैंने AB और BC को जोड़ दिया, तो आपका कहना है कि वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, हमेशा। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, AB और AC को जोड़ दिया, तो आपने कहा जी ये तीसरी से बड़ा होना चाहिए, यानी BC से बड़ा होना चाहिए। अगर मैंने AC और BC को जोड़ दिया तो आपने कहा जी ये AB से बड़ा होना चाहिए। मतलब कुल मिला के मसला ये है, जब आपको तीन साइड दी हुई है तो दो साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए।
अगर बड़ा है तो ट्रायंगल बनेगा, अगर बड़ा नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। मैंने कहा कि क्या ये भुजा जो है वो ट्रायंगल बना पाएंगी? तो आपने कहा जी मैंने इन दोनों भुजाओं को जोड़ा। आपने जब इन दोनों भुजाओं को जोड़ा तो कितना आया? 8 आया जुड़ने के बाद। क्या वो तीसरी साइड से बड़ा है? क्या 8 जो है वो तीसरी साइड से बड़ा है? आपने कहा ना जी ना, ये तो कम है। तो भैया जी ये ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, ये भुजा जो है वो ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। आपने कहा जी दिमाग में बात सेट बैठ गई, 2-3 एग्जाम्पल और दे दो, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ये लो ना बच्चे, ये लो ना, एक और एग्जाम्पल लो। मैंने आपके सामने कहा 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। आप मुझे बताना क्या ये ट्रायंगल बना पाएंगी? पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये ट्रायंगल बना पाएंगे? और तीसरा है 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, है ना, और 7 सेंटीमीटर। बताइए, इन तीनों को देख के बताइए कि कौन कौन से ऑप्शन जो है वो ट्रायंगल को बना पाएंगे। दिमाग चलाना है ना, ये फालतूबाजी में नहीं लगना है, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ये वादा है मेरा, नहीं सीख पाओगे अगर ये फालतू दिमागबाजी लगाओगे कहीं और। अगर मेरे प्यारे दोस्त पढ़ोगे तो ये वादा है मेरा, एक एक चीज दिमाग में आएगी, एक एक क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, मैंने 3 ऑप्शन दिए। मैंने आपसे पूछा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रायंगल बना सकता है। आपने कहा जी 2 साइड का सम जो है वो तीसरी से बड़ा आना चाहिए। 2 साइड का, मैंने इन दोनों को जोड़ा, 5 और 8 कितना है? 13 है। क्या 13 जो है वो 11 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। मैंने इन दोनों को जोड़ा, 11 और 8 19, 19 क्या 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। मैंने 5 और 11 को जोड़ा, 11 और 5 16 के 8 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। यानी 2 साइड का सम ऑलवेज तीसरी साइड से बड़ा है, तो ये वाली साइड्स जो है वो ट्रायंगल बना पाएंगी, ये वाली साइड जो है वो ट्रायंगल बना पाएंगे। ठीक है, आइए हम, मैंने इन दोनों साइड को जोड़ा, 10 और 9 19 क्या 18 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। मैंने इन दोनों साइड को जोड़ा, 10 और 18 28 क्या 9 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या 9 और 18 27 10 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। यानी ये भी ट्रायंगल आसानी से बना पाएंगे। जब मैंने तीसरा ऑप्शन देखा तो मैंने कहा 12 और 4 कितना? 16, 16 क्या 7 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, 4 और 7 11, क्या वो 12 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा नहीं है। तो दोस्त मेरे, ये भुजा ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। आज के बाद कभी वो आपको ये देगा कि निम्न में से कौन सी भुजाएं ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी, क्या उन चारों ऑप्शन को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रायंगल नहीं बना पाएगा? क्या ये कंडीशन सबके साथ चेक कर सकते हो? तो आप कहेंगे जी सबके साथ चेक कर सकते हैं। यानी ट्रायंगल बनने की कंडीशन ही हमें समझ आ चुकी है। ठीक है, 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए और 2 साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। 2 साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। अगर 2 साइड का सम जो है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए और 2 साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए, ये ट्रायंगल के बनने की कंडीशन होती है। डिफरेंस वाला चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पर कॉपी में थोड़ा सा सजाने के लिए लिख लो मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, यहां तक की चीजें समझ में आई? आपने कहा जी चीजें समझ में आ गई। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ट्रायंगल बन भी गया, भाई साहब ट्रायंगल का थोड़ा सा वर्गीकरण कर दीजिए ना। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारा पार्ट ट्रायंगल का ज्योमेट्री में हम लोगों को करना है, तो यहां केवल हम इतना पढ़ेंगे। मोड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव बाहर आके वो पॉजिटिव ही बन जाए। यदि योग बराबर हो तो नहीं बनेगा, हमेशा ऑलवेज ऑलवेज बराबर होना चाहिए। आप मुझसे ये कहने लगो भैया जी 4 12 और 16 क्या ये ट्रायंगल बना पाएंगी? क्या ये ट्रायंगल बना पाएंगी? तो आपने कहा जी इन दोनों का योग जो है वो 16 आ रहा है। क्या वो 16 से बड़ा है? ना जी ना, ये बड़ा नहीं है, ये तो बराबर है। बराबर हो या छोटा हो भाई साहब, नहीं बनेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल बनने का मतलब है बड़ा होना पड़ेगा।
पड़ेगा भाई साहब, बड़ा होना पड़ेगा उसे, ठीक है, तभी ट्रायंगल बन पाएगा। मेरी बात समझ में आई? अच्छा एक बात समझना, मैं इसके बाद आता हूं अब क्लासिफिकेशन की तरफ, क्लासिफिकेशन की तरफ आता हूं मेरे प्यारे दोस्त, क्लासिफिकेशन की तरफ आता हूं। यानी कि ट्रायंगल का वर्गीकरण हम लोग कर लेते हैं कि वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, ट्रायंगल को हम लोग बांटते कैसे हैं, एक बार इस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, और सच बताऊं 55 की दिशा में आप लोग जा रहे हैं, मतलब 55 क्या उम्र, 55 की दिशा में आप लोग जा रहे हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग पढ़ते आए हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम लोग जोड़ देते हैं तो उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब आप कहेंगे जी ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होता क्यों है इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग पॉलीगन में इस चीज को देखेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 क्यों होता है। ठीक है, अब मेरे दोस्त मेरी बात को समझिए, क्लासिफिकेशन यानी त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोगों को करना है, त्रिभुज को बांटना है हम लोगों को, अलग अलग टाइप के त्रिभुज को हम लोगों को पढ़ना है। तो मेरे भाई त्रिभुज का वर्गीकरण हमने दो आधार पे किया है, एक तो एंगल के आधार पर, एंगल के आधार पर मेरे भाई कोनों के आधार पे हम लोगों ने किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कोनों के आधार पर हम लोगों ने किया है, कोण के आधार पर हमने त्रिभुज को बांटा है। एक हमने भुजा के आधार पे त्रिभुज को बांटा है, यानी साइड के आधार पे हमने त्रिभुज को बांटा है, भुजा के आधार पे हमने त्रिभुज को बांटा है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि कोण के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? एनीवन? एक भी बालक ऐसा है जो मुझे ये बता पाए, ये बता पाए कि कोण के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप का होता है? जो पहले पढ़े हुए हैं वो एक बार बताएंगे, फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं कोण के आधार पर। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, हम पहला टाइप का त्रिभुज पढ़ने वाले हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, पहला। अगर दूसरे की बात करूं तो दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मेरे भाई, जिसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, जिसे कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। एक एक बात को दिमाग में सेट करते हुए चलेंगे भाई सब, मजा तभी है जब एक एक बात दिमाग में सेट होगी। तीसरे टाइप का होता है, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्म होती है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मेरे प्यारे दोस्त, जिसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। एनटीपीसी की बात करूं, एनटीपीसी की बात करूं, एएलपी की बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी ये रेलवे के अभी एग्जाम हुए हैं सब में राइट एंगल ट्राइंगल से क्वेश्चन पूछा गया है, सब में राइट एंगल ट्राइंगल से क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भैया डबल साइन लगा दिया, कहोगे तो इस पे एक स्टार लगा दिएंगे भाई साहब, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं उन्हें अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, है ना? ठीक है, देखना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, तो तीन टाइप के होते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अगर भुजा के आधार पे है तो सब में बाहु लगा होगा, जिसे हम लोग स्केलन ट्राइंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग स्केलन ट्राइंगल भी बोलते हैं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग आइसोसेल्स ट्राइंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग आइसोसेल्स ट्राइंगल भी बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल भी बोलते हैं। और तीसरा और लास्ट सबसे इंपोर्टेंट होता है जिसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जिसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। एक बार थोड़ा सा नजर घुमाइए, जाने पहचाने से लग रहे हैं क्या कुछ नाम? क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि ये तो हमारे कभी पड़ोसी हुआ करते थे, ये तो हमारे कभी पड़ोसी हुआ करते थे, जाने पहचाने से नाम लग रहे हैं?
भैया जैसे उधर राइट एंगल ट्राइंगल इंपोर्टेंट है ना, वैसे इधर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है समबाहु त्रिभुज, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे भाई समबाहु त्रिभुज। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी। इधर की चीजें जो हैं, ये दो जो हैं भाई साहब, ये केवल इनकी आपको डेफिनेशन समझनी है। अभी इनके बारे में डिटेल में चर्चा होगी ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर इसको हम लोग जो है वो शांति से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इधर के तीनों जो हैं वो मेंसुरेशन का पार्ट है मेरे भाई, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे कहता हूं कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिस भी ट्राइंगल के सभी कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, ऐसे ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है मेरे प्यारे भाई जिसमें सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। मतलब ये आपके सामने एक ट्राइंगल है, ये वाला कोण 70 दिया है, ये वाला कोण 30 दिया है, 70 और 30 100, ये वाला 80 हो जाएगा, तभी तो 180 बैठेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, अगर तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर एक कोण भी 90 डिग्री से बड़ा है, एक कोण से ज्यादा 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते हैं बच्चे। अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल मैंने आपके सामने बना दिया, इसमें एक कोण मैंने 90 डिग्री से बड़ा ले लिया, मान लीजिए ये वाला कोण 110 डिग्री ले लिया है। क्या मैं किसी और कोण को 90 डिग्री से बड़ा ले सकता हूं? अगर मैंने ये 90 डिग्री से बड़ा ले लिया, 100 ले लिया, तो इन्हीं दोनों कोणों का योग 210 हो जाएगा। लेकिन ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है, तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर केवल एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है। इस बात पर भी थ्योरी में एक क्वेश्चन पुराने पेपर्स में पूछा गया है। मेरी बात आपको समझ में आई? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त एक कोण 90 डिग्री का आ गया, एक कोण 90 डिग्री का आ गया, मान लो ये इस टाइप का ट्राइंगल बन गया मेरे प्यारे साथी, और एक कोण 90 डिग्री का आ गया, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई? ये जो थ्योरी वाला पार्ट मैंने पढ़ाया है, क्या इतना समझ में आ गया? तो आप कहेंगे जी इतना समझ में हम लोगों के आ चुका है, क्योंकि ये रेल का फाउंडेशन बैच है, इसलिए बहुत धीमा धीमा पढ़ा के चलने की जरूरत है। आप लोगों का एडवांस मैथ वीक है, इसलिए बहुत धीमा धीमा पढ़ाने की जरूरत है। क्या इतना धीमा पढ़ाने से कोर्स खत्म कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। चीजें लेट हो सकती हैं, 10-5 दिन लेट हो सकती हैं, लेकिन चीजें मेरे भाई दिमाग में आनी चाहिए। मैं आप लोगों से बस एक बात बोलूंगा कि आप हर जगह जो है वो अपना स्वार्थ रखेंगे प्रायोरिटी पर, यानी आपको ये देखना है कि हमारा बेनिफिट किस में होगा। मैं तो भैया 1 महीने में पढ़ा पढ़ू के निकल जाऊंगा, मुझे क्या है, मुझे तो पैसा मिल रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो चीज पढ़ाई जा रही है क्या वो आपके मतलब की है, आपको समझ आ रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे भाई, अगर वो चीजें समझ में आ रही हैं, तभी मेरे प्यारे दोस्त आप लोग चीजों को आगे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी ये लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मजा आएगा। ठीक है, स्लो ही पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। तीनों के बारे में दिक्कत होगी, तीनों के बारे में परेशानी सॉल्व होगी, तो आपने कहा तीनों समझ में आ चुके। मेरे भाई ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, इन नामों से ही मैं पता लगा लूंगा। नामों से कैसे याद रहेगा? ये न्यून है, न्यून मतलब जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अधिक है जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। सम कोण है यानी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, यहां सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हो। तीनों बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब आती है कि भुजा के आधार पे त्रिभुज को कितने पार्ट में आपने बांटा है। तो मैंने आपसे कहा कि भुजा के आधार पे मैंने त्रिभुज को 3 पार्ट में बांटा है।
पहला पार्ट है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजा अलग अलग दी गई हो, जिसकी सभी भुजा सभी साइड अलग अलग दी गई हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, फिर समद्विबाहु किसको बोलते हैं? तो मैं कहूंगा नाम से पढ़ो ना, सम मतलब समान, दी मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा समान होती हैं। जिस भी ट्राइंगल की दो भुजा यानी दो साइड मेरी सेम होंगी, दो भुजा समान होंगी यानी दो साइड सेम होंगी, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ट्राइंगल को हम लोग जो है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलेंगे, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अच्छा, नाम से यहां बताना, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा समान होती हैं, तीनों साइड जो है वो समान होती हैं, तीनों साइड जो है वो समान होती हैं, तीनों भुजा जो है वो समान होती हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे ट्राइंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? ऐसे ट्राइंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आप कह देंगे जी इतनी बात समझ में आ चुकी। आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा तो आप कहेंगे जी बढ़ जाओ। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम बिल्कुल एक एक करके चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का मामला क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल का मामला क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल का मामला क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल नहीं पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं स्केलन ट्राइंगल, क्योंकि स्केलन ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूं। राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे इन तीनों के बाद। स्केलन ट्राइंगल हम लोग पढ़ते हैं, उसमें मैं आपको ट्रिपलेट भी दूंगा। विषम बाहु त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई। ना तो आपको यहां एक्यूट एंगल पढ़ने की जरूरत है, ना ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल पढ़ने की जरूरत है, केवल इस वाले में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे और इन तीनों को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे मेरे प्यारे। तो हेडिंग बनाइएगा, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। बच्चा ध्यान से सुनना है ना मेरे प्यारे दोस्त। जब तक जिस भी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे तब तक वो चीज अच्छी लगेगी ही नहीं, चाहे इस चीज को कहीं भी आजमा के देख लो। जिस चीज में जहां इंटरेस्ट जगह है वही चीज हमें अच्छी लगी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं एडवांस में थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों को जगाना होगा, है ना भाई। चलो, स्केलन ट्राइंगल क्या होता है जी? स्केलन ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। मान लीजिए ये एक साइड ए दी है, ये एक साइड बी दी है और ये एक साइड 3 दी है। ऐसा ट्राइंगल आप लोगों के सामने दिया है जिसकी तीनों साइड अलग अलग दी गई हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहां आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं। यहां आपसे पूछा जाता है भैया जी इस ट्राइंगल का एरिया बताइए कितना होगा, और दूसरी बात आपसे पूछी जाती है भैया जी इस ट्राइंगल का परिमाप यानी पेरीमीटर बताइए कितना होगा। एरिया में बता के आया हूं, बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस होता है उसी को हम लोग एरिया कहते हैं, और मेरे भाई बाउंड्री को अगर हम जोड़ देंगे तो वही हमारा परिमाप बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अब देखना, थोड़ा सा बात को समझना। जब भी वो किसी ऐसे ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछे जिसकी तीनों साइड जो हैं वो अलग अलग दी गई हैं, तो सबसे पहले आपको एरिया निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्त अर्ध परिमाप निकालना होता है। एस को ही कहा जाता है अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। एस को ही क्या कहा जाता है? अर्ध परिमाप कहा जाता है यानी सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। अब ये सेमी पेरीमीटर कहां से आ गया? भैया जी सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है, और अगर इसी का आधा कर दोगे तो ये सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। जब आपके सामने सेमी पेरीमीटर निकल के आ चुका है तो ट्राइंगल का एरिया निकालने की तरीका क्या होता है? अंडर रूट लगाइए। एस जो सेमी पेरीमीटर निकाला है वो लिखिए, उसमें से पहली भुजा घटाइए, उसमें से दूसरी भुजा घटाइए और उसमें से तीसरी भुजा घटाइए। ये होता है मेरे प्यारे दोस्त एरिया निकालने का तरीका। ये क्या होता है? ये होता है एरिया निकालने का तरीका। जब आप 10th में हुआ करते थे, जब आप 10वीं में हुआ करते थे,
तो आप लोगों को हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से एक चीज पढ़ाई गई होगी मैथ में, आपको वहां नहीं पता था कि ये आगे भी चल के हमको परेशान करेगी। वही हीरोन्स फॉर्मूला से आप लोग स्केलन ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं। जब भी मेरे प्यारे दोस्त एरिया की बात आएगी, तब सबसे पहले आप लोगों को सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम करना होगा और उसका आधा कर देंगे तो ये एस की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही हम एरिया निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर ये जो एस की वैल्यू आई है उसे यहां रखेंगे, मल्टीप्लाई एस में से पहली भुजा घटाएंगे, मल्टीप्लाई एस में से दूसरी भुजा घटाएंगे, मल्टीप्लाई एस में से तीसरी भुजा घटाएंगे, तो आपके सामने ये एरिया निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, पर तीनों साइड इसमें दी गई हो, हाँ वो बात आपकी ठीक है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आपने कहा जी ये तो बड़ा आसान है। भाई आसान ही तो है, सारा एडवांस मैथ ही आसान है। आप बस जुड़े रहिए, चीजों को समझते रहिए। यहां से एरिया निकालना आपको आ गया है। अब आप मुझे ये बताइए परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप मतलब तीनों भुजाओं के योग को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। अगर तीनों भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो यही क्या बन जाएगा? यही परिमाप बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको s की वैल्यू दी हुई है, आधा परिमाप दिया है, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो यही परिमाप बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, या चलो लिखवा देते हैं, स्केलन का मामला ही खत्म करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने एक ट्राइंगल दिया होता है। ये रहा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल मुझे दिया हुआ है ए, बी और सी। ये भुजा मुझे स्मॉल ए दी है, ये भुजा मुझे स्मॉल बी दी है, ये भुजा मुझे स्मॉल सी दी है। अब उसने मुझसे ये कह दिया कि भाई साहब, मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा भाई साहब इस त्रिभुज के अंदर ना एक सर्किल बनाओ, एक सर्किल बनाओ। मैंने कहा बना देंगे। बना दिया, ये लो एक इस त्रिभुज के अंदर एक सर्किल। उसने कहा इस सर्किल की रेडियस मुझे बताओ कितनी होगी। इस सर्किल की रेडियस यानी इस सर्किल की त्रिज्या मुझे बताओ कितनी होगी। है बहुत बढ़िया बात। मैंने कहा जब आपने ये पूछ लिया तो आप ये भी पूछ सकते हो कि एक त्रिभुज है, इसके बाहर एक सर्किल बनाओ। ये सर्किल मैंने बनाया, आप इसकी भी रेडियस मुझसे पूछ सकते हो। तो मैंने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरा अगला पॉइंट होगा। वैसे तो ये ज्योमेट्री वाला पार्ट है, लेकिन आजकल जो है वो मेंसुरेशन में ही पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, सारा खेल है आपके रिवीजन का। 10-15 मिनट जाके आपको रिवीजन जरूर करना है, फॉर्मूले को जरूर देखना है। गारंटी मैं इस बात की लेता हूं कि आप फॉर्मूले को थोड़ा सा टाइम देना, मैं मेंसुरेशन आपके दिमाग में डाल दूंगा। ये गारंटी है भाई, गारंटी से कह रहा हूं कि मैं मेंसुरेशन आपके दिमाग में डाल दूंगा। आप फॉर्मूले को थोड़ा सा टाइम दे देना बस। ठीक है, देखिए जब भी मेरे भाई पहला पॉइंट आपके सामने एरिया निकालने का ये आ चुका है, दूसरा पॉइंट परिमाप निकालने का ये आ चुका है, तीसरा पॉइंट अंदर बने वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, और चौथा पॉइंट जो है वो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को निकालनी। जब भी मेरे प्यारे दोस्त अगर आप लोगों को किसी ट्राइंगल के अंदर कोई एक विषम बाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक सर्किल बना हुआ नजर आए और उस सर्किल की रेडियस आप लोगों से पूछी हो, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू आपसे पूछी हो, स्मॉल आर की वैल्यू आपसे पूछी हो, तो मेरे भाई इस ट्राइंगल के एरिया को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देना। ये अंदर बने वृत्त की त्रिज्या होती है। ये क्या है? ये मेरे भाई क्षेत्रफल है। ये मेरे प्यारे दोस्त ये क्या है? ये मेरे प्यारे दोस्त क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को, एरिया को अगर हम अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे, क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे तो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। फिर ये कैसे निकालेंगे जी? भैया यूपी पुलिस में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया, और मैं आपको बता दूं रेलवे का तो फेवरेट टॉपिक है। भर भर के क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ बच्चे लिख रहे हैं a/√3, a/2√3, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में पहुंच गए आप। नहीं,
गड़बड़ नहीं करनी मेरे प्यारे भाई। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर एक विषम बाहु त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है, अगर एक स्केलन ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, उसके अंदर एक सर्किल बनाया हुआ है, उस सर्किल की रेडियस आपसे पूछी गई है, तो आप उसके एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो अंदर बने वृत्त की रेडियस आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है, आपने पूछा जी ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन बाहर बने वृत्त की रेडियस कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो तीनों भुजाओं की गुणा करके उसे मेरे भाई एरिया के 4 गुणे से डिवाइड कर देना, ये बाहर बने वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। हाँ बेटा, वो कहेगा कि एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल बना है, उसकी रेडियस निकालो। ठीक है, और वो कहेगा कि बाहर बने वृत्त की रेडियस निकालिए, बाहर बने वृत्त की रेडियस निकालिए बच्चे। तो बाहर बने वृत्त की रेडियस निकालनी है तो तीनों साइड की मल्टीप्लाई करके मेरे भाई 4 डेल्टा से आप लोग डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि बाहर बने वृत्त की रेडियस आ चुकी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, एक और जगह वो आपको उलझा सकता है। कौन सी जगह उलझा सकता है? वो एक और जगह आपको उलझा सकता है भाई साहब, कहीं जगह है क्या? 5वां पॉइंट इसी पेज पर लिख देता हूं जिससे आपको आगे पीछे ना भागना पड़े। वो ये कह सकता है, वो ये कह सकता है कि भाई साहब एक आपके पास ट्राइंगल है, उसने नहीं दिया मुझे कि कौन सा ट्राइंगल है, उसने कहा बीसी की लंबाई जो है वो कुछ आप लोगों को दी हुई है, ये बीसी की लंबाई आपको कुछ दी हुई है। उसने कहा कि यहां एक परपेंडिकुलर डला हुआ है, यहां एक लंब डला हुआ है, आप इसका एरिया बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे किसी ऐसे ट्राइंगल का एरिया पूछूं जिसमें मेरे प्यारे दोस्त आधार भी दिया है और उसी पर पड़ने वाला लंब भी दिया है जो हाइट का काम करेगा, यानी बेस और हाइट दिए हैं, तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला किसी भी ऐसे ट्राइंगल में लग जाएगा जहां मेरे प्यारे दोस्त आधार और ऊंचाई दोनों दिए होंगे। चाहे वो कोई से भी टाइप का ट्राइंगल हो, अगर आधार और ऊंचाई दोनों दिए हुए हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई, इसके चक्कर में अर्थमेटिक भी भूल जाएंगे, नहीं पढ़ना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये चीज हमारे हाथ में है, ये चीज हमारे हाथ में है। हम चाहें तो क्लास को छोड़ भी सकते हैं, हम चाहें तो क्लास को ले भी सकते हैं। जबरदस्ती थोड़ी ना बैठाया गया है भाई साहब, कभी भी जबरदस्ती थोड़ी ना चीजें पढ़ाई जाती हैं, ना जबरदस्ती पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है तो अपनी घर की स्थिति को देखकर पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है तो अपनी, मतलब मैं क्या ही बोलूं कि हम लोगों का जीवन कैसे कटा है, जो हम लोग पैसा यूज कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, वो आखिर कमा कैसे है, उसको देखकर पढ़ा जाता है। मैं जबरदस्ती थोड़ी ना पढ़ा पाऊँ, पढ़ जाऊं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये डेल्टा क्या है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। वैसे तो मैंने यहाँ डेल्टा लिख दिया था, क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ भी लिख देता हूँ, ये डेल्टा जो है वो क्षेत्रफल है, वो एरिया है। इन 5 पॉइंट्स के बारे में बताइए कौन से पॉइंट्स में आपको दिक्कत है। एक बार रिकॉल करा दूं, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आप लोगों को। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि अगर कभी भी आप लोगों को स्केलन ट्राइंगल दिया हुआ हो, ऐसा एक ट्राइंगल दिया हुआ हो जिसकी 3 साइड अलग अलग हो, तो वो वहां से दुनिया भर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन वो आपसे एरिया पूछ सकता है। एरिया का मतलब होता है कि आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और सेमी पेरीमीटर का निकालने के बाद आपको एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। अगर वो आपसे पेरीमीटर पूछता है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देना, पेरीमीटर आ जाएगा। अगर वो अंदर बने वृत्त को आपसे पूछता है तो क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देना मेरे भाई, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अगर वो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या पूछता है तो तीनों साइड की गुणा करके उसे एरिया के 4 गुणे से डिवाइड कर देना, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी।
अगर वो किसी ऐसे ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछता है जिसमें आधार और ऊंचाई दोनों दी गई हैं, तो उसका एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। एग्जाम्पल दूंगा ना, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। ये पांचों पॉइंट आपके समझ में बहुत शानदार तरीके से आ गए होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ लेके चलता हूं, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ लेके चलता हूं। ट्राइंगल के अंदर मैं पहले आपको दिखा देता हूं, ये ट्राइंगल है, पेरीमीटर एरिया पढ़ना है। अगर साइड्स के आधार पे बात करें तो इक्विलेटरल होता है, तीनों साइड बराबर हैं। आइसोसेल्स होता है जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं। स्केलन जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। एंगल के आधार पे बात करूं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण समान नहीं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। राइट एंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसका एक कोण ग्रेटर देन 90 होता है ना, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये फोटो के साथ मैंने आपको बता दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, हाँ मैं खत्म कर रहा हूं सभी। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के कितना आ रहा है? 54 सेंटीमीटर। इसकी भुजाएं दी हुई हैं 2, 3, 4 के अनुपात में। इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं 2, 3, 4 के अनुपात में। तो सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर क्या होगा? आप मुझे ये बताइए कि तीनों भुजाओं के योग को ही क्या परिमाप कहते थे? आपने तीनों भुजाओं को जोड़ा, 4, 3, 7 और 2 9 हो जाएगा। आपके हिसाब से तीनों का योग 9 आ रहा है, उसने कितना दिया है? 54 दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी? अब उसने कहा है सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर। सबसे लंबी ये है, सबसे छोटी ये है, दोनों की भुजा के बीच का अंतर 2 आ जाएगा। यानी वो 2 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 6 आया है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा गया है। अब कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, दूसरी क्लास का आपका टाइम हो चुका है। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं कैसी लगी क्लास। कोई समस्या आई हो तो वो भी बताएं मेरे प्यारे दोस्त। बस एक चीज ठान लेना, अपनी कॉपी पे ये लिख देना कि मैं एडवांस मैथ की एक भी क्लास नहीं छोड़ूं। अगर ये आपने अपनी कॉपी पे लिख दिया और ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं एक भी क्लास एडवांस की नहीं छोड़ूंगा, तो मैं भी ये वादा करता हूं कि जब वो सिलेबस खत्म होगा तो आप अपने अंदर ये पाओगे कि एडवांस मैथ का एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं छूटता। एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं छूटता है। एडवांस मैथ के सारे क्वेश्चन मैं बना लेता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ये मैं आपके मुंह से कहलवा दूंगा। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए। 3 दिन बाद हम लोग एप्लीकेशन पे चले जाएंगे फिर, और एप्लीकेशन पे मतलब जो कंटेंट यहाँ वही कंटेंट एप्लीकेशन पे मिलेगा। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा।